वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो आपका सब्जेक्ट है, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में इसे पढ़ने के लिए सुनते हैं, इसकी वन शॉट वीडियो बनाएंगे जिसमें सारी ही यूनिट्स को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हम 360 डिग्री जो सिलेबस है, मतलब कंप्लीट सिलेबस को इन क्वेश्चंस की सहायता से कवर करने की कोशिश करेंगे। ये पीडीएफ जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, तो इसी पीडीएफ को जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको हिंदी में ये पीडीएफ मिल जाएगा। अब पीडीएफ कहाँ से मिलेगा इसका बारे में मैं आपको डेफिनेटली वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 के साथ। यूनिट नंबर 1 जो है उसका नाम है स्टेटक्राफ्ट इन एंशिएंट इंडिया। तो स्टेटक्राफ्ट का मतलब क्या होता है? स्टेटक्राफ्ट का बेसिकली मतलब होता है राज्य को चलाने के तरीके। तो कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखी गई थी और अर्थशास्त्र में ही उन्होंने स्टेटक्राफ्ट के बारे में बताया था, जिसमें साम दाम दंड भेद का प्रयोग करने के लिए कहा गया था राजा से। तो उन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैं क्वेश्चंस को और आंसर्स को लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूजन ना रहे। लाइन बाय लाइन पढ़ने का मेरा मकसद ये है कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे से समझ आ पाए। मतलब कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हिंदी में या फिर कह सकते हैं इंग्लिश में स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते, तो उन सभी वर्ड्स को अच्छे से समझाने के लिए मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो 1 से 1.5 घंटे तक की रहने वाली है, उससे ऊपर नहीं जाएगा टाइम। ओके, तो थोड़ी बहुत नॉइस आएगी बैकग्राउंड में तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है एनालाइज द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एंशिएंट इंडियन स्टेटक्राफ्ट। की राज्य को चलाने का जो तरीका था प्राचीन भारत का, उस पर हमें चर्चा करनी है। तो एंशिएंट इंडियन स्टेटक्राफ्ट ऑफन रेफर्ड टू एज राज्य शास्त्र, मतलब एंशिएंट इंडियन जो स्टेटक्राफ्ट है उसे राज्य शास्त्र भी कहा जाता है और इसे दंड नीति भी कहा जाता है। वॉज नॉट जस्ट अबाउट रूलिंग बट अबाउट एंश्योरिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल थ्रू धर्मा। मतलब कि सिर्फ राज करने के लिए नहीं था ये स्टेटक्राफ्ट, बल्कि लोगों की भलाई यानी कि सोशल वेलफेयर कैसे करना है उसकी भी जानकारी देता है धर्म के थ्रू। मतलब कि धर्म का मतलब क्या है? धर्म एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर हिंदुइज्म में आप पढ़ेंगे धर्मा को तो धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र जो है, वेदास है, उपनिषद जो है, वहां पर धर्म का मतलब ड्यूटी बताया गया है कि राजा की ड्यूटी क्या है अपने सब्जेक्ट को लेकर, अपनी प्रजा को लेकर। सो द स्टेट वॉज नॉट सीन एज अ नेसेसरी एवल, मतलब कि प्राचीन भारत में स्टेट या फिर राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में नहीं देखा जाता था। जैसे कि आज वेस्टर्न थियरीज बताती है कि स्टेट जो है वो एक नेसेसरी एविल है, मतलब कि जरूरी राक्षस है जिसके बिना स्टेट अच्छे से नहीं चल पाएगा या लोगों की भलाई नहीं हो पाएगी। मतलब उस समय राज्य बहुत जरूरी हुआ करता था और राज्य को बहुत अच्छा माना जाता था, बट एज अ बेनिफिशियल इंस्टीट्यूशन दैट हेल्प पीपल, मतलब कि राज्य ने बहुत ही हेल्प की लोगों की धर्मा को अचीव करने के लिए। अर्थ मतलब वेल्थ, धन को अचीव करने के लिए, काम यानी कि प्लेजर को अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं राज्य ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। द थियोरेटिकल फाउंडेशन ऑफ स्टेटक्राफ्ट लाइज इन द आइडियाज दैट द किंग राजा इज द अपहोल्डर ऑफ द लॉ। मतलब कि एंशिएंट स्टेटक्राफ्ट में राजा को, जिन्हें राजन भी कहा जाता था, वो माना जाता था कि वो ही लॉ को अपहोल्ड करेंगे, मतलब कि लॉ को इम्प्लीमेंट भी करेंगे, लॉ को फॉलो भी करवाएंगे और लॉ की रक्षा करेंगे, यानी कि लोगों की रक्षा भी करेंगे, जिसके लिए उन्हें धर्मापति भी कहा जाता था। द मोस्ट फेमस थियरी इज द सप्तांग थियरी। सप्तांग थियरी यानी कि 7 लिम्स ऑफ द स्टेट, की जो राज्य है उसके 7 पिलर है, जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताया गया है और मनु की मनुस्मृति में बताया गया है। इस थियरी में स्टेट को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में देखा गया है। 7 अंग कौन से है या फिर सप्तांग थियरी के 7 अंग कौन से है? तो स्वामी जो कि राजा है, द किंग, अमात्य मिनिस्टर्स मंत्री, जनपद यानी कि टेरिटरी, पीपल, दुर्ग यानी कि फॉरेस्ट, कोशा यानी कि ट्रेजरी जो कि खजाना, दंडा आर्मी या फिर फोर्स, एंड मित्रा मतलब कि आप देखते हैं कि भारत रशिया मित्र है, तो यहाँ पर मित्रा मतलब कि अर्थशास्त्र जब आप पढ़ेंगे तो अर्थशास्त्र में बताया गया है कि आपका जो नेबर है वो आपका नेचुरल दुश्मन है, एनिमी है। तो हम देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच हमेशा लड़ाई होती रहती है, इंडिया चाइना के बीच हमेशा लड़ाई देखी जाती है। लेकिन अगर हम देखें कि
इंडिया और रशिया इनके बीच लड़ाई होती है? नहीं होती, क्योंकि ये दोनों नेबर्स नहीं है। लेकिन चाइना और रशिया के बीच पास्ट में हमने डेफिनेटली क्लैशेस देखी है, क्योंकि चाइना और जो रशिया है वो दोनों ही आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इन एलिमेंट्स को इम्प्लीमेंट किया जाता था इस समय। तो इन सारे एलिमेंट्स को अगर हम साथ में इम्प्लीमेंट करेंगे एक राज्य में, तो राज्य बहुत अच्छे से और परफेक्टली फंक्शन करेगा। प्रैक्टिस की बात करें तो इन प्रैक्टिस स्टेटक्राफ्ट इन्वॉल्व्ड एलेबरेट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि स्टेटक्राफ्ट में बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी दी गई थी। किंग जो था वो हेड ऑफ द स्टेट हुआ करता था, वो काउंसिल यानी कि असेंबली मतलब कि सभा एंड समिति के द्वारा मतलब कि उन्हें एडवाइस दी जाती थी सभा एंड समिति के द्वारा, असेंबलीज के द्वारा, विधाताज के द्वारा वैदिक पीरियड के टाइम। प्रैक्टिकल स्टेटक्राफ्ट की बात करें तो इकोनॉमी में यहाँ पर टैक्स कलेक्शन होता था। कौटिल्या स्टेट वॉज ए वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट इन द सेंस कि लोगों की भलाई में ही राजा की भलाई है, उस टाइम ये कहा जाता था। तो रेगुलेटेड ट्रेड था, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को मैनेज किया जाता था। ऑर्फेंस यानी कि जो लाइक फिजिकली डिसेबल्ड लोग थे, या फिर कह सकते हैं कि PWD कैटेगरी के जो लोग थे उनके लिए अलग से स्पेशल फीचर्स थे या फिर स्पेशल प्रोविजंस हुआ करते थे। गरीबों के लिए, एजड पीपल के लिए स्पेशल प्रोविजंस हुआ करते थे, जैसे हाल ही में हम देखते हैं पेंशन योजना चलती है एटसेट्रा, जैसे कई फीचर्स हुआ करते थे। द स्टेट ऑल्सो यूज्ड अ सिस्टम ऑफ स्पाइज, मतलब कि उस समय जासूसों को भी यूज किया जाता था। स्ट्रॉन्ग आर्मी हुआ करती थी। इंटरनल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस हुआ करते थे। फॉरेन अफेयर को मेंटेन करने के लिए एम्बेसडर तक हुआ करते थे। आज से लगभग कितने हजारों साल पहले की बात है। एंशिएंट स्टेटक्राफ्ट जो था वो मोरल ड्यूटी मतलब कि धर्मा और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स अर्था का एक मिक्सचर था। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ आया होगा। सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें हमें क्रिटिकली एनालाइज करना है। क्रिटिकली एनालाइज करने का मतलब होता है कि आप अच्छाई भी बताओ और बुराई भी बताओ। तो एंशिएंट इंडिया में ऐसे कौन से स्पेशल फंक्शंस थे या फिर कौन से ऐसे लाइक लिम्ब्स थे स्टेट के जो मतलब अच्छे भी थे, और ऐसी क्या बुराइयां थी जो हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो कौटिल्या के द्वारा अर्थशास्त्र लिखी गई थी, सबसे इम्पोर्टेंट बुक है स्टेटक्राफ्ट को समझने के लिए। अगर उसके व्यू को देखा जाए तो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज्ड सिस्टम हुआ करता था कि राजा के हाथ में पावर हुआ करती थी। हालांकि राजा जो है वो सभा और समिति से एडवाइस लिया करते थे। उनका फोकस हुआ करता था कि सब्जेक्ट को कैसे अच्छाई की ओर ले जाए, यानी कि सब्जेक्ट के वेलफेयर पर फोकस रहा करता था उनका, और पावर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी। तो कौटिल्या की सप्तंग थियरी, जैसे कि मैंने पहले भी आपको पिछले क्वेश्चन में आपको बताई है, तो इसमें फर्स्ट थी स्वामी। स्वामी का मतलब है राजा या फिर किंग या फिर राजन। वो कौन है? वो हेड थे स्टेट के, क्विक डिसीजन मेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, वो इंटेलिजेंट हुआ करते थे। अमत्स्य या फिर मिनिस्ट्री की बात करें, मिनिस्टर्स की बात करें तो ऑफिशियल्स थे, ये एडमिनिस्ट्रेशंस को रन करने के लिए। जनपद या फिर टेरिटरी की बात करें तो फर्टाइल लैंड हुआ करते थे, मतलब उपजाऊ भूमि हुआ करती थी। पॉपुलेशन जो जनसंख्या हुआ करती थी जनपद की, वो लॉयल हुआ करती थी अपने राजा के प्रति। दुर्ग फॉरेस्ट हुआ करते थे, फॉरेस्ट नहीं फोर्ट हुआ करते थे, मतलब बड़े बड़े किले थे अपने राजा को, अपनी प्रजा को बचाने के लिए, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक घटनाओं से बचाने के लिए या बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए। कोष यानी कि ट्रेजरी खजाना हुआ करता था उस टाइम पर। फाइनेंशियल रिजर्व्स गोल्ड सिल्वर वगैरह बहुत बढ़ चढ़कर मात्रा में होते थे इनके पास। दंड की बात करें तो आर्मी होती थी, बहुत मजबूत आर्मी होती थी। हेरेडाइटरी आर्मी होती थी कि एक कमांडर है तो उनका बेटा भी कमांडर हो सकता है, बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी। ये ध्यान रखना है आपको। मित्रा की बात करें तो जैसे मैंने पीछे बताया कि फ्रेंडली स्टेट्स हुआ करते थे, जैसे इंडिया रशिया एक फ्रेंडली स्टेट्स है, इंडिया यूएसए भी फ्रेंडली स्टेट्स है। देखिए इंडिया और रशिया की जो पार्टनरशिप है वो डिफेंस को लेकर है कि रशिया जो है वो डिफेंस शेयर करता है, और इंडिया यूएसए की पार्टनरशिप को अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप है। इंडिया और यूएसए टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप शेयर करते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हद तक फ्रेंडशिप है। वेलफेयर कंट्रोल की बात करें तो क्रिटिकली कौटिल्याज स्टेट वाज मोनार्किकल, मतलब कि
मोनार्किकल वेलफेयर स्टेट था कि पहले राजा का बेटा राजा होता था, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, फिर अशोका आए। इस तरीके से मोनार्किकल वेलफेयर स्टेट था कि लोगों की भलाई के लिए ही आखिरकार राजा का बेटा भी राजा बनता था। ही बिलीव्ड दैट द हैप्पीनेस इन द हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट लाइज द हैप्पीनेस ऑफ द किंग, कि भाई सब्जेक्ट जो है उनकी हैप्पीनेस में ही किंग की हैप्पीनेस है, कि राजा की मतलब कि प्रजा की भलाई में ही राजा की भलाई है। इग्नोर कीजिएगा बैकग्राउंड नॉइज को। द स्टेट टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सैनिटाइजेशन, टाउन प्लानिंग एंड प्रोटेक्टिंग वल्नरेबल ग्रुप्स लाइक प्रेग्नेंट वुमेन एंड ऑर्फन्स, मतलब कि स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता था गरीबों को, बुजुर्गों को, मतलब कि सक्षम नहीं थे, महिलाओं को, सभी को, मतलब सभी के वेलफेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था। हाउएवर इट वाज आल्सो स्ट्रिक्ट स्टेट, मतलब कि बहुत स्ट्रिक्ट स्टेट हुआ करता था ये। कौटिल्य एडवोकेटेड फॉर ए स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ डंडा, कि अगर आप गलत करेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट भी आपको मिलेगी। स्पाइज यानी कि जासूस हुआ करते थे जो कंट्रोल करते थे पॉपुलेशन को, ऑफिशियल्स को, कि भाई कोई गलत तो नहीं कर रहा, अगर गलत कर रहा है तो तुरंत पकड़ा जाएगा, क्योंकि जासूस उन पर नजर गड़ाए हुए है। While the state existed for people's happiness, the king held absolute power, की लोगों की भलाई के लिए ही राज्य था, राजा भी भलाई के लिए था, लेकिन राजा के पास अनलिमिटेड पावर थी, एब्सोल्यूट पावर थी। एंड टू इंश्योर एंड प्रिवेंट मत्स्य न्याय, द लॉ ऑफ फिश और एनार्की, मतलब कि मत्स्य न्याय का मतलब क्या है कि बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को ना खा जाए, इसलिए राजा हुआ करते थे कि यहाँ पर सभी को बराबर की भागीदारी मिले और सभी को न्याय मिले। डिस्क्राइब द थियरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ किनशिप एंड स्टेटक्राफ्ट। अब यहाँ पर किनशिप और स्टेटक्राफ्ट के बारे में पूछ लिया। इन एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट द ओरिजिन ऑफ किनशिप एंड स्टेट इज एक्सप्लेन्ड थ्रू टू मेन थियरीज। दो मेन थियरी है, पहली तो डिवाइन और ओरिजिन थियरी एंड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। डिवाइन ओरिजिन थियरी मतलब कि राजा जो है वो भगवान का स्वरूप है, और अगर आप राजा को नहीं फॉलो करते तो आप भगवान को नहीं फॉलो कर रहे। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी का मतलब है कि बहुत सारे लोग एक साथ आए, उन्होंने अपने कुछ अधिकार मतलब कि कॉन्टेक्ट किया कि सब लोग अपने कुछ ना कुछ अधिकार रख रहे हैं ताकि सभी की भलाई हो पाए। अगर सभी अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे तो फिर नेचर ही नहीं बचेगा, स्टेट ही नहीं बचेगा। तो यहाँ ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी ये थी। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के बारे में सबसे पहले जानते हैं। ये थियरी बहुत इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में। यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि स्टेट जो है एग्जिस्ट करते थे बहुत पहले से, और यहाँ पर मत्स्य न्याय का मतलब कि कॉन्सेप्ट हुआ करता था लॉ ऑफ द फिश, यानी कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी, जहां पर स्ट्रॉन्ग स्टेट जो थे वो वीक स्टेट या फिर किंगडम को निगल जा रहे थे, जैसे कि मगधा ने अवंती, कुरु वगैरह को अपने अंडर ले लिया था, इसलिए तो मगध इतना फला फूला था। तो टू एंड दिस सफरिंग द पीपल गैदर्ड एंड सिलेक्टेड मनु टू बी देयर किंग। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये सब मत्स्य न्याय चल रहा था, तो लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने मनु को अपना राजा चुनने के लिए आगे बढ़ाया। फिर दे मेड अ कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट विद हिम कि भाई द पीपल प्रोमिस्ड टू पे हिम 1/6 टू ग्रेन्स एंड 1/10 टू देयर मर्केंडाइज एट टैक्सेस। फिर लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने 1/6 जो पार्ट था ग्रेन्स का वो राजा को देने के लिए बोला, और 1/10 ऑफ देयर मार्केंडाइज टैक्सेस, अदर जो रेवेन्यू था उसका 1/10 जो था वो राजा को टैक्सेस के रूप में देने को कहा। द किंग प्रोमिस्ड टू इंश्योर देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। दिस शोज दैट द स्टेट वॉज क्रिएटेड बाय ह्यूमन कंसेंट फॉर प्रोटेक्शन। डिवाइन ओरिजिन थियरी फाउंड इन टेक्स्ट लाइक मनुस्मृति एंड द महाभारता। This theory argues that the king was created by God to protect the world। मतलब कि डिवाइन ओरिजिन थियरी जो है वो हमें महाभारत और मनुस्मृति में मिलती है। यहाँ पर बात कही गई है कि जो राजा है वो भगवान के द्वारा बनाया गया है, और जो पीपल जो है अगर राजा को नहीं मानेंगे तो वो कहीं ना कहीं भगवान को नहीं मान रहे, इसलिए जो राजा थी उनकी डिवाइन पर्सनैलिटी थी। द किंग वॉज सीन एज हैविंग पार्ट्स ऑफ वेरियस डेटीज, जैसे इंद्रा, वरुणा, कि राजा में कहीं ना कहीं इंद्रा वरुणा वास करते हैं, मेकिंग हिज अथॉरिटी सेक्रेड, मतलब कि कहीं ना कहीं राजा की जो अथॉरिटी है वो सेक्रेड है। इवोल्यूशनरी थियरी की बात करें तो कुछ स्कूल्स ऑफ थॉट जो है उनका मानना था किनशिप जो इवॉल्व है कि धीरे धीरे इवॉल्व हुई है, धीरे धीरे आगे बढ़ी है किनशिप की पॉलिसीज या फिर फीचर्स। इन द वैदिक पीरियड एज फैमिलीज, ट्राइब्स एंड क्लेन्स ग्रू, जैसे जैसे परिवार, ट्राइब
और क्लेन्स आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे राष्ट्र नेशन का निर्माण होता गया, लीडर्स नए नए लीडर्स आए एंड इंस्टीट्यूशंस बनती गई। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। नाउ वी विल डिस्कस फोर्थ। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के नेचर एंड इवोल्यूशन के बारे में चर्चा करनी है। बाय द वे, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और कमेंट नहीं किया है तो डेफिनेटली कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच पाए और अपने फ्रेंड्स एंड अपने जो ग्रुप्स है आपके, कोई भी लर्निंग ग्रुप है उसमें डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को अगर हम डिफाइन करना चाहे तो द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन एंशिएंट इंडिया डिड नॉट अपीयर ओवरनाइट, मतलब कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस या फिर राजनीतिक संस्थान जो प्राचीन भारत में हुआ करती थी वो एकदम से नहीं उभर कर आई थी, वो धीरे धीरे समय के साथ बदली है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दे डेवलप्ड ग्रेजुअली वैदिक पीरियड टू लेटर वैदिक पीरियड। वैदिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो यहाँ पर सभा और समिति बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। इन द अर्ली वैदिक पीरियड मतलब कि 1500 से 1200 ईस्वी तक का जो पीरियड है उसे वैदिक पीरियड कहा जाता है, जिसमें ऋग्वेदा लिखा गया था। इसमें क्या था कि किंग जो है उसकी पावर लिमिटेड थी और यहाँ पर समिति और सभा दोनों, मतलब किंग, सभा और समिति तीनों मिलकर डिसीजंस लेते थे। सभा की बात करें तो सभा एक काउंसिल होती थी एल्डर्स की, नोबल्स की, बुजुर्गों की, जो मतलब कि बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हुआ करते थे उस समाज के, उस राष्ट्र के, उन लोगों की एक असेंबली होती थी, काउंसिल होती थी, जिसे सभा कहा जाता था। ये एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करती थी और जुडिशियल टास्क को भी ये देखती थी। समिति की बात करें तो समिति एक बहुत बड़ा ग्रुप हुआ करता था, जनरल असेंबली हुआ करती थी, जिसमें महिलाएं और कॉमन लोग शामिल होते थे। इट इज डिस्कस्ड इन पॉलिटिकल इश्यूज, मतलब कि पॉलिटिकल इश्यूज, राजनीतिक जो समस्याएं थी उस पर ये विचार करते थे और एडवाइस वगैरह देते थे। किंग को इलेक्ट, री इलेक्ट करते थे, एक्सेट्रा का कार्य समिति करती थी। During this time, kingship was often elective and the king was considered a protector of the people. मतलब kingship जो थी इलेक्टिव थी और राजा या फिर राजन जो हुआ करते थे लोगों की भलाई के लिए कार्य करते थे या लोगों की सेवा करते थे, लोगों की रक्षा करते थे। पोस्ट वैदिक काल की अगर बात करें तो पोस्ट वैदिक काल मतलब कि 1200 से 600 ईस्वी तक का जो टाइम फ्रेम है उसे पोस्ट वैदिक काल कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बदलाव आने लग गए। यहाँ पर सभा समिति ने अपनी रेलेवेंस खो दी, राजा जो थे वो मजबूत बन गए। तो बाय द लेटर वैदिक पीरियड दीज इंस्टीट्यूशंस चेंज, मतलब कि वैदिक पीरियड में जो इंस्टीट्यूशंस थी वो बदल गई, लेटर वैदिक यानी कि उत्तर वैदिक काल में ये इंस्टीट्यूशंस संस्थाएं बदल गई। एज स्टेट्स ग्रू लार्जर, जैसे जैसे स्टेट्स बढ़ते गए सभा समिति ने अपनी जो रेलेवेंस थी वो खो दी, पावर खो दी, किंग पावरफुल बन गए, हेरिडाइटरी हो गया कि राजा का बेटा राजा बनने लग गया, एडमिनिस्ट्रेशन एकदम केंद्रीकृत हो गया, राजा ने ही एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन को संभालना स्टार्ट कर दिया। मिनिस्टर्स जो थे उन्हें रत्निन्स कहा जाने लग गया, पॉपुलर असेंबलीज को मिनिस्टर्स ने रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पर पॉलिटीज की बात करें तो एंशिएंट टेक्स्ट लाइक ऐत्रेय ब्राह्मणा मेंशंस दैट डिफरेंट रीजन्स हैड डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पर गवर्नमेंट की बात करें तो अलग अलग जो किंगडम्स हुआ करते थे, राज्य हुआ करते थे, अलग अलग तरीके के वहां पर शासन थे। कहीं मोनार्की थी तो कहीं रिपब्लिक थे। गणसंघा के बारे में आपने पढ़ा होगा, महाजनपदा के बारे में पढ़ा होगा। वाइल मोनार्की राज्य वॉज कॉमन, मतलब कि चाहे मोनार्की है या रिपब्लिक है बट राज्य यहाँ पर कॉमन थिंग थी। देयर वॉज रिपब्लिक्स और किंगलेस स्टेट्स, मतलब कि कई ऐसे स्टेट्स भी थे जहाँ पर पंच जैसे पंच असेंबली कहते हैं ना कि आजकल पंचायत कॉमनली यूज करते हैं, तो वैसे सभी लोग मिलकर राज्य को चलाते थे। किंगलेस यानी कि राजा के बिना भी कई स्टेट हुआ करते थे जिन्हें वाई राजा कहा जाता था। नॉन हेरिडाइटरी लीडरशिप थी जिसे भोज्य कहा जाता था, मतलब कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, मतलब कि असेंबली जिसे तय करेगी वही राजा बनेगा। इवेंचुअली स्ट्रॉन्ग मोनार्कीज लाइक मौर्यन एम्पायर इमर्ज्ड। अचानक से तो नहीं बट धीरे धीरे, अचानक से तो नहीं बट मौर्यन एम्पायर, देन शुंगा, सातवाहना, ऐसे अलग अलग एम्पायर्स आए, अवंती, अवध एटसेट्रा आए, जिन्होंने अपने हाथ में सारी की सारी प्रशासन की शक्ति ले ली। उन्होंने जस्टिस, ट्रेड, आर्मी के डिपार्टमेंट्स को देखा। देन यूनिट 2 धर्म, धम्म एंड दंड।
इनसे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। या तो आपको क्वेश्चन कर देंगे कि अंतर कीजिए धम्मा और धर्मा में, या तो आपको डिफाइन करने के लिए बोल दिया जाएगा कि डंडा को डिफाइन करे या धर्मा को डिफाइन करे या धम्मा को डिफाइन करे। तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ा यूनिट बन जाता है, यहाँ पर डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनता ही है और 20 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। अगर आप इन क्वेश्चंस को जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपको करवा रहा हूँ, अगर अच्छे से करके चले गए, ये PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसे पढ़ भी लीजिएगा। अगर इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से करके चले जाते हैं तो आई कैन टेल यू दैट आप 80 to 90% मार्क्स बहुत आसानी से ला पाओगे अगर आपके असेसमेंट अच्छे गए हैं, इंक्लूडिंग असेसमेंट। ओके, तो आपको ये PDF खाली पढ़ना है और कुछ नहीं करना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया है और अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक कर लो। मुंह दर्द हो जाता है बोलते बोलते, पढ़ाते पढ़ाते, तो थोड़े तो इतनी तो हेल्प कर ही सकते हो कि आप लाइक कर लो, शेयर कर लो, और तो कुछ नहीं चाहिए। PDF भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा एंड डेफिनेटली आपको अगर कोई भी तरीके की दिक्कत है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और इस PDF में भी मैंने अटैच कर दी है, तो आप डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। धर्म, धम्म एंड डंडा के बारे में बात करते हैं। तो एक्सप्लेन द धम्मा, माफ कीजिएगा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा इन एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन। मतलब कि अब यहाँ पर हमें धर्मा के बारे में बताना है, धर्म के बारे में। इन एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यानी कि प्राचीन भारतीय विचार जो थे या फिर फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र जो थे, धर्मा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था और बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट हुआ करता था। इट इज नॉट जस्ट द रिलीजन, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं था इन द मॉडर्न सेंस, जो अब अभी हम धर्म को रिलीजन से जोड़कर देखते हैं। इट मीन्स यूनिवर्सल लॉ, मतलब कि धर्मा का मतलब था यूनिवर्सल लॉ, प्राकृतिक कानून जिसे कह सकते हैं हिंदी में। राइटसनेस की अच्छी ड्यूटी आपकी, एंड सोशल ऑर्डर फाउंड इन ए सोसाइटी, की एक सोशल ऑर्डर होता है ना, सुव्यवस्थित ढंग से सभी के अपने अपने कार्य बटे हुए, तो धर्मा का मतलब वो हुआ करता था। इन एंशिएंट इंडिया पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स वर डेवलप्ड एज ए पार्ट ऑफ धम्मा, मतलब कि पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स या फिर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक संस्थान जो थे वो धर्मा के आधार पर डेवलप्ड हुए। थिंकर्स डिड नॉट सेपरेट पॉलिटिक्स एंड धर्मा। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको धर्म यानी कि ड्यूटी, एथिक्स और पॉलिटिक्स को डिफरेंट करके पढ़ा गया है। लेकिन जब हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स को पढ़ते हैं तो यहाँ पर ड्यूटी और पॉलिटिक्स या फिर एथिक्स और पॉलिटिक्स जो है उनको अलग कर नहीं पढ़ा जाता, दोनों को एक साथ में पढ़ा जाता है। इंस्टेड दे बिलीव्ड दैट द मेन ड्यूटी ऑफ किंग इज राजधर्मा, मतलब कि एक राजा का सबसे महत्वपूर्ण अगर कर्तव्य कोई है तो वो है राजधर्मा। वॉज टू फॉलो द प्रोटेक्ट धर्मा, मतलब कि राजधर्मा क्या था? राजधर्मा ये था कि वो धर्म को प्रोटेक्ट करे। राजा का मेन काम था कि वो राजधर्मा को फॉलो करे, और राजधर्मा क्या था कि वो अपने धर्म को फॉलो करे। इंस्टेड दे बिलीव्ड दैट द मेन ड्यूटी ऑफ द किंग, ठीक है। Because of this connection, politics was often considered as a branch of ethics, मतलब कि एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में पॉलिटिक्स एथिक्स के जोड़कर देखी जाती थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा इज डेराइव्ड फ्रॉम वेरियस एंशिएंट टॉक्स लाइक टेक्स्ट। अगर हम धर्मा के कॉन्सेप्ट की बात करें तो बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं भारतीय लिटरेचर में जहां पर हमें धर्मा का मेंशन मिलता है। अगर सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत की बात करें तो इसमें वेदास है, उपनिषद है, स्मृतिज है, एटसेट्रा लाइक मनुस्मृति है, एपिक्स है जैसे कि महाभारता, रामायणा, इनमें हमें कहीं ना कहीं धर्मा के बारे में मिलता है और ये हमारे लिए एक गाइड का काम करते हैं कि किस तरीके से कानून होते थे प्राचीन भारत में, किस तरीके से राजा चुने जाते थे, राजा का क्या कर्तव्य होता था, ये सारी जानकारी हमें इन पुस्तकों से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल द किंग वॉज कॉल्ड धर्मापति, यहाँ पर किंग को धर्मापति के नाम से जाना जाता था। लॉर्ड ऑफ धर्मा, की धर्मा को प्रोटेक्ट करने वाला, धर्मा को फॉलो करवाने वाला। मीनिंग हिज जॉब वॉज टू अपहोल्ड सेक्रेड लॉ, मतलब कि जो कानून थे उसे बचा कर रखना, उसे संभाल कर रखना, उसे फॉलो करवाना अच्छे तरीके से। धर्मा वॉज द बेसिस ऑफ द स्टेट, धर्मा जो था वो बेसिस था। बेस, आप कभी कोई घर बनाते हैं तो डेफिनेटली बेस बहुत मजबूत होना चाहिए ना, तो वैसे ही धर्मा जो था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था किसी भी राज्य में। द स्टेट एग्जिस्ट्स टू
हेल्प पीपल अचीव द 4 गोल्स ऑफ लाइफ। अब 4 कौन से गोल थे लाइफ के? धर्म जो कि ड्यूटी, अर्थ वेल्थ यानी कि धन, काम डिजायर एंड मोक्ष साल्वेशन। देयरफॉर अ स्टेट विदाउट धर्म वाज कंसिडर्ड इम्पॉसिबल, कि धर्म के बिना कोई राज्य हो ही नहीं सकता। तो द रूरल पावर वॉज मेंट टू सर्व द मोरल एंड मटीरियल वेलफेयर ऑफ द पीपल, की जो राजा की जितनी भी पावर थी वो लोगों की भलाई के लिए ही थी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें हमें अशोका के धम्मा के बारे में चर्चा करनी है एंड यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना है, अंतर करना है धर्म और धम्म में क्या फर्क था। तो धम्म जो है वो प्राकृत भाषा का वर्ड है, जो कि धर्मा संस्कृत वर्ड है, दोनों सेम ही है। धम्म प्राकृत भाषा का वर्ड है और धर्मा संस्कृत भाषा का वर्ड है, बाकी मतलब दोनों का सेम ही है। वाइल दे शेयर सेम रूट मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल लॉ, एम्परर अशोका गिव धम्मा अ स्पेसिफिक एंड वाइडर मीनिंग थ्रू हिज रॉक एडिक्ट्स। मतलब कि धर्म और धम्म दोनों ही सेम है, यूनिवर्सल लॉ की चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ पर एम्परर अशोक जो थे उन्होंने धम्म को बहुत प्रचारित किया अपने जो रॉक एडिक्ट्स थे, रॉक पिलर्स थे, उनके थ्रू। अशोका's धम्मा was way of life based on self introspection and good behavior। मतलब अगर धम्म की बात करें अशोका के द्वारा जो प्रचारित किया गया था, उसमें वे ऑफ लाइफ बताई गई थी कि किस तरीके से एक व्यक्ति को अपना जीवन यापन करना चाहिए। यहाँ पर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, स्व मतलब कि खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने के बारे में चर्चा की गई थी। गुड बिहेवियर, अच्छे बिहेवियर के बारे में चर्चा की गई थी। इट फोकस्ड ऑन मोरल वर्च्यूज रादर देन रिलीजियस रिचुअल्स। धम्मा जो थी वो मोरल वर्च्यूज पर ज्यादा फोकस करते थे और रिलीजियस रिचुअल्स थे उसमें फोकस डेफिनेटली किया है, लेकिन इतना नहीं किया जितना धर्म में हमें देखने को मिलता है। नॉन वायलेंस प्रीच किया है, मतलब कि नॉन वायलेंस इन द सेंस कि एनिमल किलिंग ना हो, कोई वॉर वगैरह ना हो, सभी के लिए दया हो, सोशल वेलफेयर की बात की, अच्छे बिहेवियर की बात की, टॉलरेंस की बात की, यहाँ पर रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजियस की सभी रिलीजियस जो है वो एक साथ में रहे, इस तरीके की बात की गई धम्मा में। विद ट्रेडिशनल वैदिक धर्मा ऑफन एम्फसाइज्ड कास्ट ड्यूटीज, जहाँ पर हम धर्मा में देखते हैं कि यहाँ पर वर्ण सिस्टम, कास्ट और ड्यूटीज, वर्णाश्रम धर्मा के बारे में चर्चा मिलती है, रिचुअल्स के बारे में चर्चा मिलती है। वहीं धम्मा में हमें यूनिवर्सल एंड एथिकल रिचुअल्स के बारे में चर्चा मिलती है। अशोका डिक्लेयर्ड दैट प्रैक्टिसिंग मोरालिटी, ट्रूथफुलनेस, प्योरिटी, जेंटलनेस वाज मोर वैल्यूएबल देन परफॉर्मिंग सेरेमनीज। यहाँ पर अशोका के धम्मा का मानना था कि मोरालिटी, ट्रूथफुलनेस, प्योरिटी वगैरह इंपॉर्टेंट है किसी परफॉर्मिंग मतलब कि सेरेमनी, कोई रिचुअल को परफॉर्म करने से ज्यादा। ही अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर्स, मतलब कि धम्मा का प्रचार करने के लिए अशोका ने धम्म महामत्तास को अपॉइंट किया, जो अलग अलग जगहों पर गए, धम्मा का प्रचार किया, बुद्धिज्म को प्रमोट किया एंड बुद्धिज्म को फॉलो करवाया। अब यहाँ पर धर्म एंड दंडा पर चर्चा करनी है कि धर्म एंड दंड जो है वो दो मुख्य स्तंभ है हिंदू फिलॉसफी के, हिंदुइज्म के, तो उन पर चर्चा करनी है। तो धर्मा पर हमें चर्चा करनी है कि यस आई एग्री दैट धर्मा, लॉ, ड्यूटी एंड दंडा, पनिशमेंट, फोर्स आर 2 इसेंशियल पिलर्स। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा है क्या आपको लगता है कि धर्मा और दंडा हिंदुइज्म की जो फिलॉसफी है, हिंदुइज्म जो है उसके सबसे मुख्य 2 स्तंभ है। तो यहाँ पर आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दे सकते हैं। तो मैंने लिखा है यस आई एग्री कि हाँ धर्म और दंड जो है वो दोनों ही इंपॉर्टेंट पिलर है। अगर प्राचीन भारत की चर्चा करें तो इट वॉज बिलीव्ड दैट ह्यूमन नेचर हैज डोमिसाइल टेंडेंसी, मतलब कि डिमोनिक टेंडेंसी, मतलब कि ह्यूमन नेचर जो है हमेशा से ही ईर्ष्या, तृष्णा से भरा हुआ है। हमेशा से ही ह्यूमन मतलब कि मानवों को चाह रही है कि वो और भी चाहे, कि अगर आपके पास 50 रुपए है ना तो आप और 50 रुपए कहीं ना कहीं से गेन करने की कोशिश करेंगे। तो तृष्णा है ह्यूमंस के अंदर। तो ये जो तृष्णा है कहीं ना कहीं कानून तोड़ने की और लोगों को ले जाती है। तो दंडा के बिना धर्म जो है वो किसी काम का नहीं होगा। तो धर्म एंड दंड जो है वो 2 पिलर है। विदाउट अ रूलर यूजिंग फोर्स द लॉ ऑफ द फिश, मत्स्य न्याय वुड प्रिवेल वेयर द स्ट्रॉन्ग ईट द वीक। यानी कि अगर धर्म है और दंड नहीं है तो यहाँ पर मत्स्य न्याय होगा। मत्स्य न्याय का मतलब है कि बड़ी जो फिश है, यानी कि बड़े लोग हैं, जो धनी लोग हैं या जो शक्तिशाली लोग हैं, वो गरीब, पिछड़े
उन लोगों को सताएंगे और उनको मारेंगे। तो दंड जो है वो इसलिए यहाँ पर जरूरी है। दंड क्या क्या मतलब होता है? दंड एक शक्ति है राजा की, ताकि वो करप्ट लोगों को, बेकार लोगों को पनिश कर सके, दंड दे सके। मनु स्टेटेड दैट दंडा इज द किंग। दंड क्या है? दंड ही राजा है, बिकॉज इट इज पावर दैट रूल्स, यानी कि दंड के बिना, दंड के भय के बिना कोई भी राजा से भी नहीं डरेगा। तो दंड जो है वही असली राजा है मनु के मुताबिक। धर्मा इज द गोल, हाउएवर फोर्स फॉर डंडा, डंडा कैन नॉट बी यूज्ड आर्बिट्ररली। मतलब कि अब कोई राजा है, कोई बेवजह किसी को भी, बेगुनाह को ऐसे प्रताड़ित, पनिश नहीं कर सकता। दंड को भी बहुत ही ध्यान से यूज करना है। और कैसे ध्यान से यूज करना है वो कौन बताएगा? वो बताएगा धर्म। धर्म बताएगा कि राजा की क्या ड्यूटी है, कौन गलत है, कौन सही है। द किंग यूजेस डंडा टू प्रोटेक्ट धर्मा। धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए दंड का उपयोग किया जाता है। मनु डिस्क्राइब्स दंडा एज द सन ऑफ धर्मा, यानी कि मनु के मुताबिक धर्म का बेटा दंड है। दंड और धर्म दोनों ही मुख्य पिलर है, स्तंभ है हिंदुइज्म के, क्रिएटेड बाय गॉड टू प्रोटेक्ट ऑल बीइंग्स। मतलब कि दंड, मतलब कि जो दंड है धर्म का बेटा, वो भगवान के द्वारा बनाया गया है ताकि सभी लोगों को बचाया जा सके। रिलेशनशिप की बात करें तो प्रोटेक्शन, मनु सेड दैट डंडा प्रोटेक्ट करता है धर्मा को, लोगों को, सब्जेक्ट को। फियर एंड ऑर्डर, मतलब कि डर भी बना रहे, एक ऑर्डर भी बना रहे, कि अगर लोगों में डर नहीं होगा तो फिर किस तरीके से समाज चलेगा। समाज को चलाने के लिए कहीं ना कहीं जो गुनहगार है उनके मन में भय हो कि अगर हम गलती करेंगे तो हमें दंड दिया जाएगा। किंग की ड्यूटी के बारे में बताता है धर्मा कि किंग की क्या ड्यूटी है और ड्यूटी को किस तरीके से फॉलो करना है, और अगर ड्यूटी में कोई आ चाहे तो दंड का उपयोग किस तरीके से करना है। ठीक है, तो देन ये क्वेश्चन ये था, आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में तो आपको समझ और भी आ जाएगा। यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दिया है। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ डंडा। अब यहाँ पर दंड को एक्सप्लेन करना है कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। क्या पता एक डिटेल्ड क्वेश्चन आ जाए कि भाई दंड को एक्सप्लेन करो। तो बेसिकली इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट डंडा मीन्स पनिशमेंट, कि दंड का मतलब है पनिशमेंट। रिस्ट्रेंट और द साइंस ऑफ गवर्नमेंट, की दंड नीति, गवर्नमेंट को चलाने का एक ज्ञान दंड कहलाता है। इट वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी टू मेक पीपल फॉलो द राइट पाथ, की ये दंड नीति जो है वो बहुत जरूरी थी ताकि लोग जो है वो सही रास्ते पर चल पाए। तो बैलेंस्ड पनिशमेंट ही, मतलब मनु और कौटिल्य जो थे उनके व्यू क्या थे दंड को लेकर। तो पहले कौटिल्य के व्यूज को देख लेते हैं, विचार को देख लेते हैं। तो यहाँ पर बैलेंस्ड पनिशमेंट थी। ही बिलीव्ड दैट पनिशमेंट शुड बी फिट द क्राइम, मतलब कि जिसका जितना बड़ा क्राइम उतनी बड़ी सजा। टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, ही डिस्क्राइब 3 टाइप ऑफ पनिशमेंट, मतलब 3 तरीके की पनिशमेंट थी। पहली थी कॉर्पोरल यानी कि फिजिकल, इकोनॉमिक, फाइन और प्रिजन यानी कि जेल। 3 तरीके की थी। फिजिकल इन द सेंस क्या कोड़े मारे जाते होंगे या फिर कुछ होगा, तो यहाँ पर फिजिकल सजा थी। फिर इकोनॉमिक पेनल्टी, फाइन हो गया, और प्रिजन जेल में डाल देना। सोशल कंसीडरेशन देखे तो कौटिल्य नोटेड दैट पनिशमेंट शुड कंसीडर द जेंडर, कि जेंडर यानी कि लिंग जो है वो ध्यान में रखना चाहिए। लाइफ सर्कमस्टांसेस ऑफ द क्रिमिनल, की भाई वो बुजुर्ग है या फिर कौन है, वो सब ध्यान में रखकर सजा देनी चाहिए। हाउएवर ही आल्सो सपोर्टेड हार्श फिजिकल पनिशमेंट लाइक फ्लोजिंग फॉर सीरियस क्राइम्स, कि अगर बहुत ही जघन्य अपराध किया गया है तो बहुत ही जघन्य उनको डेफिनेटली बहुत तगड़ी कहते हैं ना पनिशमेंट मिलेगी उनको। फिर मनु के व्यू क्या थे? डिवाइन ओरिजिन। मनु का मानना था कि दंड जो है वो डिवाइन है, दंड जो है धर्म का बेटा है, सन ऑफ धर्मा, जो कि भगवान के द्वारा भेजा गया है धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए। धर्म यानी कि ड्यूटी, प्रजा को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि दंड के बिना रूलर जो है वो इफेक्टिवली रूल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर किसी को भय नहीं होगा कि अगर वो गलत करेंगे तो उन्हें पनिश किया जाएगा, तो किस तरीके से राज्य चलेगा। तो बहुत जरूरी था। सोर्स ऑफ लॉ, कि किंग जो है वो एक्ट करेगा दंड के हिसाब से, कि अगर कोई गलत करता है तो डेफिनेटली उन्हें सजा देनी है। इन कंक्लूजन डंडा वाज नॉट जस्ट अबाउट वायलेंस, कि दंड का मतलब सिर्फ वायलेंस नहीं था, ये एक पॉलिटिकल टूल था राज्य को चलाने के लिए। योगाक्षेम कहा जाता है जिसे, ऑफ द पीपल स्टेबिलिटी स्टेट, यानी कि स्टेट को स्टेबल रखने के लिए। नाउ यूनिट 3 है न्याय एंड नीति। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, या तो नीति के बारे में या न्याय के बारे में, या तो क्वेश्चन आता है इन दोनों को कंपेयर करने के लिए।
तो फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें नीति और न्याय के बारे में चर्चा करनी है। इनको अमर्त्य सेन जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है, मतलब कि इन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता हुआ है, तो इनके हिसाब से नीति और न्याय क्या थी, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले तो हम नीति न्याय को डिस्क्राइब करेंगे, देन अमर्त्य सेन जो है इकोनॉमिस्ट, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है द आइडिया ऑफ जस्टिस को लेकर। इन हिज बुक, यानी कि अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसका नाम है जस्टिस इन जनरल, ठीक है। तो वहां पर वो नीति और न्याय के बारे में चर्चा करते हैं। In his book, The Idea of Justice, Professor Amartya Sen distinguished between two ancient Indian concepts of justice, that is न्याय and नीति। यानी कि अमर्त्य सेन की जो पुस्तक है The Idea of Justice, उसमें वो नीति और न्याय के बीच अंतर करते हैं। While both words can mean justice, मतलब कि दोनों ही शब्दों का मतलब न्याय हो सकता है बट जनरल सेंस में, लेकिन वो कहीं ना कहीं डिफरेंट भी है। डिफरेंट अप्रोचेज है सोसाइटी में जो अपनाई गई थी एंशिएंट इंडिया में। नीति की अगर बात करें तो वो ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स पर चर्चा करते हैं। अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन, नीति रेफर्स टू ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टी एंड बिहेवियरल करेक्टेडनेस। मतलब कि नीति का क्या मतलब है, ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियर करेक्टेडनेस। इट फोकस ऑन एब्स्ट्रैक्ट रूल्स, एब्स्ट्रैक्ट रूल्स पर फोकस करते थे, लॉज, इंस्टीट्यूशंस पर फोकस करते थे। नीति इज कंसर्न्ड विद वेदर द प्रोसीजर्स एंड सिस्टम्स आर करेक्ट रिगार्डलेस और ऑफ द एक्चुअल रिजल्ट। नीति क्या थी, प्रोसीजर को और उनकी करेक्टनेस पर फोकस करती थी। फॉर एग्जाम्पल, इफ गवर्नमेंट सेट्स अप अ कोर्ट सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन, दैट इज नीति। मतलब कि उदाहरण यहाँ दिया गया है कि अगर सरकार कोई कोर्ट या फिर सिस्टम इस्टेब्लिश करता था तो उसको एक नीति के रूप में देखा जाता था। नीति को बेसिकली पॉलिसी कह सकते हैं हम इंग्लिश में कॉमन वर्ड के लिए। इट इज सिमिलर टू जॉन रॉल्स थियरी विच फोकसेस ऑन सेटिंग आइडियल इंस्टीट्यूशंस। आइडियल इंस्टीट्यूशंस मतलब कि आदर्श संस्था जिसे हिंदी में कहा जाएगा, परफेक्ट सोसाइटी जिसे कहते हैं। न्याय की अगर बात करें तो जस्टिस से रिलेटेड है ये। तो ऑन द अदर हैंड न्याय इज ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। न्याय जो है वो बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। क्यों ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बिकॉज ये कंसर्ट करता है एक्चुअली इमर्जेस इन पीपल्स लाइफ। मतलब कि जो न्याय है वो लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट हैविंग द राइट्स रूल्स बट अबाउट वेदर पीपल आर एक्चुअली लिविंग गुड लाइफ। मतलब कि यहाँ पर लोगों की अच्छी जिंदगी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट न्याय है। न्याय लुक्स एट द वर्ल्ड एज इट रियली इज। मतलब कि न्याय जो है वो कहीं ना कहीं लाइक वर्ल्ड को देखता है, संस्कार को देखता है कि ये कैसे है, कैसे होने चाहिए पर फोकस नहीं करता। ऑन दी अदर हैंड नीति चाहिए पर फोकस करती है, नॉर्मेटिव पर फोकस करती है, नॉट जस्ट इंस्टीट्यूशंस। कि यहाँ पर कहीं ना कहीं नीति इंस्टीट्यूशंस पर फोकस करती थी, लेकिन न्याय वर्ल्ड के अलग अलग पहलुओं पर और इंस्टीट्यूशंस पर भी फोकस करता है। तो सेन आर्ग्यू करते हैं कि न्याय जो है उसका मतलब है रिमूविंग इनजस्टिस, यानी कि अन्याय को हटाना, और नीति का मतलब है फॉलोइंग रूल्स, कि रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए। अब डिस्टिंक्शंस करते हैं तो सेन यूजेस द एंशिएंट कॉन्सेप्ट ऑफ मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय यहाँ पर मैंने बहुत बार वर्ड यूज किया है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है, टू एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नीति एंड न्याय। वी मस्ट प्रिवेंट इनजस्टिस इन द रियल वर्ल्ड, की जो अन्याय है उसे रोकना चाहिए। वाइल नीति फोकसेस ऑन इंस्टीट्यूशनल जस्टिफिकेशन, नीति जो है वो संस्थागत जो जस्टिफिकेशन है उस पर फोकस करती है। न्याय फोकस करता है रियलाइजेशन पर, प्रिवेंटिंग सफरिंग, अन्याय को रोकने पर। डिस्कस द व्यूज ऑफ कौटिल्य एंड मनु ऑन न्याय, जस्टिस एंड द जुडिशियल सिस्टम। अब यहाँ पर कौटिल्य और मनु के न्याय और जुडिशियल सिस्टम पर क्या विचार थे उस पर फोकस करना है। इन एंशिएंट इंडिया, न्याय जिसका मतलब है जस्टिस वॉज कंसिडर्ड द लाइफहुड ऑफ द स्टेट, यानी कि जो न्याय व्यवस्था थी उसे बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। बोथ कौटिल्य और मनु प्रोवाइडेड डिटेल्ड सिस्टम फॉर एडमिनिस्ट्रिंग जस्टिस टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, की कौटिल्य और मनु दोनों ने ही न्याय के बारे में बताया है और किस तरीके से जस्टिस को एडमिनिस्टर करना है उसके बारे में बताया है। तो कौटिल्य के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो कौटिल्य बिलीव्ड दैट विदाउट न्याय द पीपल वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ धर्मा, कि अगर न्याय नहीं होगा तो धर्मा से भी वंचित रह जाएंगे लोग। अर्था एंड कामा, मतलब कि
धर्म, अर्थ और काम तीनों से वंचित रह जाएंगे अगर न्याय नहीं होगा तो। ही एम्फसाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड जुडिशियल सिस्टम। अब यहाँ पर जुडिशियल सिस्टम को डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया। कैसे? सिलेक्शन ऑफ जजेस की कौटिल्य एडवाइज्ड द किंग टू अपॉइंट वर्दी जजेस की जो काबिल है उनको जज बनाया जाए, न्यायाधीश बनाया जाए। ही सजेस्टेड अ बेंच ऑफ 3 रिलीजियस जजेस एंड 3 मिनिस्टर्स की 3 रिलीजियस जज हो और 3 मिनिस्टर हो, अमात्या जिन्हें कहा जाता था, ताकि वो साथ में बैठकर जितने भी डिस्प्यूट्स है उन्हें सुलझाए। देन पनिशमेंट। ही बिलीव्ड पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम। मतलब कि पनिशमेंट क्राइम के हिसाब से होनी चाहिए कि जिसका जितना बड़ा क्राइम उतनी बड़ी पनिशमेंट। नाइदर टू हार्श नॉर टू सॉफ्ट की ना ही ज्यादा आसान पनिशमेंट हो और ना ही ज्यादा कठोर पनिशमेंट हो। ही क्लैरिफाइड पनिशमेंट इनटू कॉर्पोरल, फिजिकल, इकोनॉमिक एंड फाइन्स, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की। मनोलिंक्ड जस्टिस विद दंड, पनिशमेंट, डिवाइन नेचर, प्रोसेस, एविडेंस, जिसके बारे में हमने पीछे चर्चा कर चुके हैं। तो आप ये डेफिनेटली पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है क्रिटिकली एनालाइज जॉन्स रोल्स थियरीज ऑफ जस्टिस एंड कंपेयर विद द इंडियन कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर जो जॉन रोल्स की जस्टिस है उसको इंडियन जो जस्टिस कॉन्सेप्ट है उसके साथ कंपेयर करना है। तो पहले जॉन रोल्स के बारे में जान लेते हैं। जॉन रोल्स एक वेस्टर्न फिलोसोफर है, फेमस फिलोसोफर है। इनके द्वारा जस्टिस की जो है थियरी दी गई है। जस्टिस इनके मुताबिक फेयरनेस है। हाउएवर अमर्त्य सेन ने क्रिटिसाइज किया है क्रिटिसाइज किया है जॉन रोल्स का जो जस्टिस का मतलब की कॉन्सेप्ट है उसे, एंड यूज किया है इन्होंने नीति और न्याय के कॉन्सेप्ट को। रोल्स की थियरी को अगर देखें तो ट्रांसडेंटल इंस्टीट्यूशनलिज्म की थियरी है इनकी। रोल्स फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग अ परफेक्टली जस्ट सोसाइटी थ्रू ट्रांसडेंटल इंस्टीट्यूशनलिज्म। मतलब कि अमर्त्य सेन या फिर हम देखें हमारे जो नीति और न्याय के कॉन्सेप्ट है उसमें परफेक्ट नहीं, मिडल पाथ पर फोकस किया जाता है। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर आइडियल, आदर्श समाज की बात करते हैं रोल्स, प्लेटो, एरिस्टोटल वगैरह। हालांकि एरिस्टोटल ने मिडल पाथ का सहारा लिया है। रोल्स कहते हैं कि परफेक्ट सोसाइटी वो है जहां पर ट्रांसडेंटल इंस्टीट्यूशनलिज्म है। उनका मानना था वेल ऑफ इग्नोरेंस की 5 लोग अगर निर्णय ले रहे हैं तो उनको एक ऐसी जगह पर रख दो जहां पर उनको ये ना पता हो कि उनका धर्म, जाति, संप्रदाय क्या है। वो इग्नोर हो जाए कि जब वो कानून बना रहे हैं तो वो ये ना देखे कि कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है, कौन मतलब कि ब्लैक है, कौन वाइट है, कौन किस जाति से आता है, कौन कौन सी भाषा बोलता है। वेल ऑफ इग्नोरेंस का सहायता से यहाँ पर कानून बनानी है और यहाँ पर सभी लोगों के लिए एक समान फेयर जो है अपने कानून बनाए जाए। हिज गोल वॉज टू डिजाइन अ परफेक्ट नीति या फिर इंस्टीट्यूशन फॉर अ सोसाइटी। सेन्स क्रिटिक, अब यहाँ पर अमर्त्य सेन है वो क्रिटिसाइज करते हैं रोल्स को क्रिटिसाइज करते हैं यूटोपियन के रूप में कि बहुत ही ज्यादा आदर्शवादी है। आदर्शवादी यानी कि हम सब कुछ इग्नोर नहीं कर सकते, सभी को एक लेवल में नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि कोई बहुत ज्यादा गरीब है तो कोई बहुत ज्यादा अमीर है। अब अमीर और गरीब को बराबर नहीं दे सकते क्योंकि अमीर के लिए हमें वेलफेयर स्टेट बनाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं गरीब को हमें सहायता देनी होगी, मतलब सरकार सहायता देगी गरीब को ताकि वो अमीर की कम से कम थोड़ी बहुत बराबरी कर पाए। तो ये अमर्त्य सेन का मानना था। रियल एंड आइडल के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई। सेन बिलीव्स वी शुड नॉट वेस्ट टाइम लुकिंग अ परफेक्टली जस्ट सोसाइटी की। हमें परफेक्ट सोसाइटी की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं अन्याय जो है वो हट जाए, गरीबी हट जाए, भूखमरी हट जाए, ऐसी सोसाइटी की जरूरत है। Incompleteness, Sen argues that perfect institutions, that is नीति, do not guarantee justice की जो perfect institution एकदम अच्छी institutions है वो हमें गारंटी नहीं करती कि वो हमें न्याय देगी। For example, abolishing slavery wasn't just about creating perfect world कि slavery यानी कि दास दासी प्रथा जो थी वो हटाना मतलब perfect world नहीं बन जाता, बल्कि stopping an intolerable injustice immediately। अब कंक्लूजन देखते हैं कि while roles focus on the rules of the game, नीति, Indian thought and Sen focuses on the result of the game, न्याय की रिजल्ट क्या है। अब आप पॉलिसी तो पहुंचा रहे हैं सभी लोगों तक, बट उसका रिजल्ट क्या आया? क्या पॉलिसी आपने पहुंचाई? ये कहते हैं ना कि पहले अगर सरकार 30 रुपए देती थी तो वो जनता तक जाते जाते 3 रुपए का रूप बन जाती थी क्योंकि बिचौलिए उसे
खा जाते थे, यहाँ पर करप्शन देखा जाता था। अब डिजिटलाइजेशन के थ्रू क्या हुआ कि डायरेक्ट गवर्नमेंट अगर 30 रुपए भेजती है तो वो 30 रुपए डायरेक्ट जो लाभार्थी है उसके खाते में जाते हैं। तो यहाँ पर यही बात करते हैं अमर्त्य सेन की लास्ट में हमारे पास रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट अच्छा आया या बुरा आया, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, ना कि परफेक्ट स्टेट पर ध्यान देना चाहिए। What was the relationship between न्याय एंड नीति इन एंशिएंट इंडियन स्टेटक्राफ्ट? अब यहाँ पर नीति और न्याय का क्या रिश्ता था उसके बारे में चर्चा करना है। तो न्याय बेसिकली जस्टिस एंड नीति यानी कि पॉलिसी या फिर एथिक्स कहा जाता था। वर नॉट सेपरेट कॉन्सेप्ट, ये दोनों इंटरविंड या फिर इंटरलिंक्ड ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट थे, एक दूसरे से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट। दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड एथिक्स। अनलाइक द some modern systems, ancient Indian politicians did not distinguish sharply between politics and dharma। यहाँ पर आजकल हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स और धर्मा को अलग अलग कर देखा जाता है, सेक्युलरिज्म देखा जाता है। हालांकि उस समय भी सेक्युलरिज्म था, बट यहाँ पर आज हम देखें तो धर्म और पॉलिटिक्स को डिफ्रेंशिएट किया जाता है। लेकिन उस समय प्राचीन भारत में धर्म और पॉलिटिक्स को डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता था। पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स डेवलप्ड एज ए पार्ट ऑफ धर्मा, तो जो पॉलिटी थी वो धर्मा का ही एक अंग थी। द स्टेट्स प्राइमरी ड्यूटी वाज टू अपहोल्ड द लॉ एंड राष्ट्र या फिर साइंस ऑफ पॉलिटिक्स वाज ऑफन कॉल्ड नीति शास्त्र, यानी कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण या फिर कहे कि प्राइमरी जो ड्यूटी थी वो राज्य को यानी कि लॉ को, पॉलिटिक्स को अपहोल्ड करना था, जिसे नीति शास्त्र कहते थे। अब स्टेटक्राफ्ट की बात करें तो रेगुलेशन ऑफ कंडक्ट की नीति प्रोवाइडेड गाइडलाइंस फॉर बिहेवियर की, किस तरीके से पॉलिसी बननी है, लॉज बनने हैं, उसके बारे में हमें यहाँ जानकारी मिलती है। वेलफेयर स्टेट के बारे में जानकारी मिलती है, प्रोटेक्शन के बारे में जानकारी मिलती है कि भाई जुडिशियल सिस्टम कैसे बनाया जाएगा। हमने देखा ना कि 3 जजेस होंगे, रिलीजियस जजेस एंड 3 अमात्यास होंगे, जिसे मंत्री कहा जाता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें नीति में देखने को मिलता है पॉलिसीज के बारे में, लॉज के बारे में। दस इन एंशिएंट इंडिया नीति वॉज द थियरी और पॉलिसी, न्याय was the practical administration of justice that ensured safety and happiness of the people। की expenses and sale की, वो बोलते हैं ना कि सप्लाई एंड डिमांड पर काम करना है, तो यहाँ पर वही सीन था कि नीति और न्याय दोनों साथ में मिलकर ही एक मतलब कि राज्य की भलाई के लिए कार्य करते थे। यूनिट 4 है सभा एंड समिति। व्हाट वाज द नेचर ऑफ फंक्शन ऑफ द सभा एंड समिति? अब यहाँ पर नेचर एंड फंक्शन के बारे में पूछा गया है सभा और समिति के, और क्रिटिकली इवेल्युएट करना है इन दोनों की रिलेशनशिप को। इन वैदिक पीरियड द पॉलिटिकल सिस्टम वाज नॉट प्योरली ऑटोक्रेटिक, इट वाज बैलेंस्ड बाय 2 इंपॉर्टेंट पॉपुलर असेंबलीज नोन एज द सभा एंड समिति। तो वैदिक पीरियड में पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो ज्यादा ऑटोक्रेटिक नहीं था, मतलब राजा के हाथ में सब कुछ नहीं था, बल्कि ये बैलेंस्ड था। सभा और समिति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अथर्ववेद जो है, these 2 institutions are famously described as the 2 daughters of प्रजापति। अथर्ववेद में सभा और समिति को राजा प्रजापति की 2 बेटियां कहा गया है। प्रजापति कौन थे? वो क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड थे। यहाँ पर डिवाइन इंपॉर्टेंस दी गई है, क्लोज रिलेशनशिप बताई गई है सभा और समिति की। सभा की अगर बात करें हम तो एल्डर्स सबसे ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते थे। यहाँ पर कंपोजिशन की बात करें तो सभा एक छोटा ग्रुप हुआ करता था, मोर एलिट, बहुत ही एलिट बॉडी हुआ करती थी। समिति एक बड़ी सभा हुआ करती थी। इट्स मेंबर वर ऑफन कॉल्ड सुजाता, पीपल ऑफ द गुड लिनेज, और सभ्य, मतलब कि जो समिति के लोग हुआ, सभा के लोग हुआ करते थे, उन्हें सभ्य माना जाता था। जुडिशियल रोल की बात करें तो वन ऑफ इट्स मोस्ट डिस्टिंक्ट फंक्शन वाज एक्टिंग एज ए कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय के रूप में भी कार्य करती थी। ऋग्वेद रेफर्स सभा इज द प्लेस फॉर रिमूविंग सिन एंड क्राइम, मतलब कि जो जितने भी गैर कानूनी कार्य है और क्राइम का मतलब गैर कानूनी चीजें हैं उनको हटाने के लिए सभा फेमस थी। किंग ऑफन एक्टेड एज ए जज विद इन इट, मतलब कि किंग राजा भी जज के रूप में कार्य करते थे। एडवाइजरी बॉडी हुआ करती थी, यानी कि राजा को कहीं ना कहीं एडवाइस दिया करती थी। अब समिति की बात करते हैं तो समिति का मतलब है टुगेदर, इकट्ठा होना। इट इंक्लूडेड कॉमन पीपल एंड वाज कंसीडर्ड द असेंबली ऑफ द होल नेशन, यानी कि पूरे ही नेशन के लिए एक समिति हुआ करती थी।
पॉलिटिकल पावर की अगर चर्चा करें तो ये क्रिटिकल फंक्शन प्ले करती थी। इलेक्शन में राजा को किस तरीके से इलेक्ट करना है ये समिति देखा करती थी। इट कुड ऑल्सो रिमूव किंग, मतलब कि राजा को हटा भी सकती थी समिति और सिलेक्ट भी कर सकती थी। कंट्रोल की अगर बात करें तो समिति जो है वो कंट्रोल करती थी किंग को, इंश्योर करती थी कि किंग ज्यादा ही डिक्टेटर ना बन जाए, किंग की पोजीशन लोगों की भलाई के लिए काम करे, इन पर ये ध्यान गड़ाए रखती थी। अगर इन दोनों के बीच के रिलेशन को देखें तो वाइल स्कॉलर्स डिफर द एग्जैक्ट रिलेशनशिप्स, सम सेइंग दे वर द सेम, कुछ लोग कहते हैं कि सभा और समिति सेम ही थे, इनमें कोई बदलाव नहीं थी। लाइक लोअर एंड अपर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जैसे हम राज्यसभा और लोकसभा को देखते हैं, जहां पर राज्यसभा में इसे हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। तो राज्यसभा में जो वरिष्ठ संसद के सदस्य है वो बैठते हैं एंड लोकसभा में लोगों के द्वारा चुने गए लोग बैठते हैं। राज्यसभा की सीटें कम है, लोकसभा की सीटें ज्यादा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मॉडर्न स्कॉलर्स ने इसे लोकसभा और राज्यसभा से कंपेयर कर देखा। मोस्ट अग्री दैट दे वर पैरेलल इंस्टीट्यूशन, जैसे राज्यसभा और लोकसभा के समानांतर कार्य करते थे। समिति वॉज लाइकली द हायर पॉलिटिकल बॉडी, समिति जो थी वो उच्च राजनीतिक बॉडी थी या संस्थान थी जो जनरल पॉलिसी इलेक्शन पर ध्यान करती थी, और सभा जो थी वो जुडिशियल स्पेसिफिक एडवाइजरी रोल पर फोकस करती थी। अब सभा और समिति के रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन पर चर्चा करनी है। तो सभा और समिति दोनों को रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन भी बता सकते हैं हम, क्योंकि वैदिक काल में हमने देखा कि कहीं ना कहीं वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लोगों की भलाई के लिए कार्य कर रहे थे, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के रूप में कार्य कर रहे थे। दो दे वर नॉट रिप्रेजेंटेटिव, हालांकि दो दे वर नॉट रिप्रेजेंटेटिव इन द सेंस कि वो इतने लाइक रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे इन द मॉडर्न सेंस, जैसे कि आज हम वोटिंग के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, प्रतिनिधि को चुनते हैं और संसद विधानसभाओं में भेजते हैं। उस समय ऐसे लाइक असेंबली और सभा के जो लोग हुआ करते थे उनको चुना नहीं जाता था, हालांकि उन्हें किंग के द्वारा चुना जाता था या किंग को उनके द्वारा चुना जाता था। रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो समिति जो थी वो बहुत बड़ी मतलब की बॉडी थी, सिटीजनरी बॉडी थी, जहां पर होल वर्ल्ड यानी कि पूरे ही समाज को रिप्रेजेंट किया जाता था। इसमें महिलाएं भी होती थी, गैदरिंग थी, यहाँ पर अलग अलग जो इश्यूज होते थे समाज के वो डिस्कस किए जाते थे। अथर्ववेदा में हमें मेंशन मिलता है किंग टू बी सक्सेसफुल द समिति मस्ट बी लॉयल टू हिम, मतलब कि किंग से लॉयल होनी चाहिए समिति। दैट ही रूल्ड बाय द कंसेंट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, की समिति के साथ मिलकर काम करते थे किंग। सभा की बात करें तो वाइल मोर एक्सक्लूसिव, सभा जो थी विजडम से भरी थी, कम्युनिटी की विजडम, क्योंकि एल्डर्स यहाँ पर बैठते थे, इंक्लूडेड एल्डर्स, वृद्धा जिन्हें कहा जाता था, एलिट थी, धर्म और ट्रुथ को फॉलो करने के बारे में बात की गई। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब मेंबर्स ऑफ दिस असेंबलीज हैड द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, मतलब कि जैसे आज हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में बोली गई बातों पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होती, वैसे ही यहाँ पर भी जो सभा और समिति के लोग थे उनको फ्री स्पीच की अनुमति थी। देयर आर प्रेयर्स इन द वेदास वेयर मेंबर्स आस्क फॉर द एबिलिटी टू स्पीक इफेक्टिवली एंड परसुएड अदर इन असेंबली, मतलब कि फ्रीली कहीं ना कहीं बोला है सभा और समिति के मेंबर्स ने। चेक्स एंड बैलेंस था कि कोई गलत करे तो उनको दंडित किया जाए, उनको निष्कासित किया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए सभा समिति से, एटसेट्रा। ये सारी बात कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब सभा और समिति को कंपेयर करना है मॉडर्न पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के साथ, तो अगर सिमिलैरिटीज देखें, डेलिब्रेशन एंड डिबेट, पार्लियामेंट में आज भी डिबेट डेलिब्रेशन होता है, सभा समिति में उस टाइम भी डिबेट डेलिब्रेशन होता था, चाहे गवर्नेंस को लेकर, वॉर को लेकर, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर। कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव आज भी अगर हम देखें तो जो मिनिस्टर्स है, प्राइम मिनिस्टर्स है, वो डेफिनेटली पार्लियामेंट और जो एग्जीक्यूटिव है, प्रशासनिक व्यवस्था है, उसको कंट्रोल करते हैं। उस टाइम भी सभा समिति यही कंट्रोल करती थी, राजा को कंट्रोल करती थी, प्रजा को कंट्रोल करती थी। बाइकैमरलिज्म, यहाँ पर समिति और सभा हमें देखने को मिलती है, यानी कि दो सदन देखने को मिलते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा मॉडर्न डे में देखने को मिलता है, उस समय हमें समिति और सभा देखने को मिलती है। अगर डिफरेंसेस की बात करें, स्ट्रक्चर देखिएगा, मॉडर्न इंस्टीट्यूशन जो है हमारे पास लिखित संविधान है, मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस में, मॉडर्न आधुनिक संस्थान में रूल लिखे हुए हैं। उस टाइम पर वैदिक इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे जहां पर कोर्ट्स जो थे वो लिखे जाते थे। सभा और समिति कस्टम और
ट्रेडिशंस को ध्यान में रखे हुए। जुडिशियल रूल को देखें तो जुडिशरी सेपरेट है लेजिस्लेचर से, लेजिस्लेचर सेपरेट है एग्जीक्यूटिव से, एग्जीक्यूटिव सेपरेट है इन दोनों से। बट यहाँ पर क्या था, सभा समिति और राजा तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे और तीनों साथ में मिलकर जुडिशरी का, एडमिनिस्ट्रेशन का और लेजिस्लेचर का कार्य करते थे। मेंबरशिप की अगर बात करें तो मॉडर्न एमपी जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, वो इलेक्ट किए जाते हैं और उस समय सिलेक्ट किए जाते थे लोगों के द्वारा। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज की बात की। अब यूनिट 5 जो है वो राज्य एवं राष्ट्र है, उन पर हम चर्चा करेंगे। डिस्कस द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ राष्ट्र एंड राज्य। अब यहाँ पर नेशन और स्टेट दोनों के बारे में चर्चा करनी है कि नेशन का क्या मतलब है और स्टेट का क्या मतलब है। तो एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट में राष्ट्र और राज्य के बारे में हमें बहुत ही इंटरकनेक्टेड लिंक्स मिलते हैं। व्हाइल दे आर ऑफन ट्रांसलेटेड एज ए नेशन एंड स्टेट रिस्पेक्टिवली, देयर मीनिंग्स इन इंडियन ट्रेडिशन आर डीपर देन द मॉडर्न वेस्टर्न डेफिनेशन। मतलब कि आज हम जो डेफिनेशन देखते हैं वो डेफिनेशन बिल्कुल अलग हुआ करती थी। तो सबसे पहले राष्ट्र के बारे में जानते हैं। द टर्म Rashtra appears in the Vedas, Rig Veda and Atharva Veda and implies cultural and emotional unit. It defines as that which shines bright, rajate दीप्यते। मतलब कि जो राष्ट्र है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था उस समय। राष्ट्र जो शाइन्स करता था, ब्राइटली शाइन करता था कि सबसे इम्पोर्टेंट है। राष्ट्र रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन ए स्पेसिफिक टेरिटरी हु शेयर अ कॉमन हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। अब राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक ऐसी जगह या फिर टेरिटरी को कहा जाता था जहाँ के लोग सेम कल्चर, हिस्ट्री और पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को शेयर करते थे। इट इज बिल्ट ऑन द फीलिंग ऑफ आइडेंटिटी, मतलब कि हम की भावना पर बनाया गया था राष्ट्र को, जैसे जनपद है रादर देन जस्ट लॉज। मीनिंग ऑफ राज्य। अब राज्य की बात करें तो राज्य एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। इट रेफर्स टू द ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस, यानी कि प्रशासन के स्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है उसको राज्य कहा गया है यहाँ पर। इन एंशिएंट टेक्स्ट राज्य इज ऑफन डिफाइंड एज सप्तंग थियरी। सप्तंग थियरी 7 पिलर के बारे में जाना कौटिल्य के द्वारा जो दिए गए थे हमने आगे के क्वेश्चंस में। विच इंक्लूड्स द किंग, मिनिस्टर, टेरिटरी, फोर्ट, ट्रेजरी, आर्मी, एनालाइज। इट रिप्रेजेंट्स द मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी दैट मेंटेन्स ऑर्डर। अब इंटरकनेक्शंस की बात करें तो राष्ट्र यानी कि पीपल और टेरिटरी नीड्स अ राज्य, पॉलिटिकल पावर, यानी कि लोग और टेरिटरी है और पावर नहीं है, पॉलिटिकल पावर नहीं है, तो फिर किस काम का राष्ट्र? तो यहाँ पर राष्ट्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते थे, प्रोटेक्ट करते थे राष्ट्र को। इट कन्वेंटली अ राज्य कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द फाउंडेशन ऑफ राष्ट्र, मतलब कि राष्ट्र के बिना राज्य नहीं है और राज्य के बिना राष्ट्र नहीं है। नेचर की बात करें तो राष्ट्र ऑर्गेनिक है एंड कल्चरल है। ऑन दी अदर हैंड राज्य जो है इंस्टीट्यूशनल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है। यहाँ पर राज्य में हमें किंग भी देखने को मिलता है जो कि राजा है, और पावर भी देखने को मिलता है जो कि दंड है। वेस्टर्न वर्सेस इंडियन व्यू को अगर हम चर्चा करें तो वेस्टर्न स्कॉलर्स ऑफन कंसीडर द नेशन स्टेट अ मॉडर्न इन्वेंशन। तो वेस्टर्न स्कॉलर्स नेशन स्टेट को मॉडर्न इन्वेंशन के रूप में देखते हैं। इंडियन टेक्स्ट शो दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कल्चरल नेशन राष्ट्र एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। मतलब कि भारतीय जो स्कॉलर्स है उनका मानना है कि नेशन स्टेट जो है, राष्ट्र जो है, वो बहुत ही पहले भारत में हुआ करती थी। द इवोल्यूशन ऑफ नेशन, राष्ट्र एंड स्टेट, राज्य इन एंशिएंट इंडिया। अब यहाँ पर हमें उद्भव के बारे में जानना है, उद्गम कैसे हुआ नेशन यानी कि राष्ट्र और राज्य का। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ राष्ट्र एंड राज्य हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री, मतलब बहुत लंबी हिस्ट्री है। ये वैदिक काल से पोस्ट वैदिक काल, मौर्यन, गुप्ता, सातवाहना, लाइक शिशुनागा, शुंगा डायनेस्टी, चोला, चेरा, पांड्या, बहुत धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है राष्ट्र एंड राज्य की जो अवधारणा है। द ओरिजिन ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स इज फाउंड इन ऋग्वेदा एंड अथर्ववेदा। तो राज्य और राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले हमें ऋग्वेद और अथर्ववेद में मिलता है। द वर्ड राष्ट्र वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब द टेरिटरी रूल्ड बाय क्षत्रिय, यानी कि राष्ट्र क्या था उस समय? ऋग्वेदा बताता है कि राष्ट्र वो है एक ऐसी जगह जो क्षत्रिय जो शासक है उनके द्वारा शासन किया जा रहा है। प्रेयर्स वर मेड फॉर द स्ट्रेंथ एंड सेफ्टी ऑफ द राष्ट्र, यहाँ पर प्रेयर्स होती थी राष्ट्र के लिए। स्टेट क्या है? स्टेट धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, जैसे कि फैमिली आई, फैमिली से ट्राइब हुए, ट्राइब से गांव हुए, गांव से फिर राज्य बने।
इस तरीके से राज्य का इवोल्यूशन हुआ, जहां पर हमें कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलते हैं। बुद्धिस्ट पीरियड की बात करें तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जटका जो है वहां पर हमें राज्य, स्टेट और रथा, नेशन के बारे में मिलते हैं कॉन्सेप्ट्स। They were sometimes used interchangeably. Stories described how the anger of deity could affect the whole nation, कि अगर हमारे जो देवता है वो अगर रूठ गए तो किस तरीके से पूरे नेशन को ही बर्बाद कर देंगे। Showing the nation was seen as geographical and cultural unit involving the common people, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं होल नेशन को एकता के सूत्र में देखा गया कि जियोग्राफिकली, कल्चरली और जो पॉपुलेशन है वो सब एक ही है। मौर्यन पीरियड की अगर बात करें तो अंडर एम्परर अशोका द कॉन्सेप्ट ऑफ अ यूनिफाइड नेशन बिकेम क्लियरर। हिज रॉक एडिक्ट्स फाउंड फ्रॉम अफगानिस्तान टू साउथ इंडिया, यानी कि अगर हम एम्परर अशोका को देखें तो उनके राष्ट्र का अगर हम देखें तो अफगानिस्तान से साउथ इंडिया तक हमें अशोका का साम्राज्य देखने को मिलता है, जो मौर्य साम्राज्य हम कहते हैं। उन्होंने ब्राह्मी और प्रकृति लैंग्वेज का यूज किया जो कि कॉमन लोग समझ सकते थे। दिस सजेस्ट अ यूनिफाइड कल्चरल आइडेंटिटी, यानी कि यूनिफाइड, एकता की आइडेंटिटी यहाँ पर दिखती है। राष्ट्र एग्जिस्टेड अक्रॉस अ वास्ट टेरिटरी गवर्न्ड बाय अ सेंट्रलाइज्ड स्टेट, की एक राष्ट्र जो था वो कहीं ना कहीं स्टेट, राज्य के द्वारा गवर्न किया जाता था। कंक्लूजन में आप कंक्लूजन खुद ही पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपको भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो अब हम जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, जहां पर हम इंस्टीट्यूशंस ऑफ मोनार्की एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईन अकबरी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा, आईन अकबरी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने कंपैरिजन के लिए इस क्वेश्चन को डाला है जानबूझकर, ताकि आपको मिडिवल इंडिया और एंशिएंट इंडिया के बारे में कुछ बहुत आपको जानकारी मिल जाए। तो आईन अकबरी अकबर के लिए अबुल फजल ने लिखी थी, जो हमें कहीं ना कहीं मिडिवल इंडिया जो था उसके स्टेट और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी देते हैं। फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं अकबर जो है उनका प्रशासन कैसा था, वहाँ किस तरीके से मोनार्की चलाई जाती थी, उसके बारे में हमें कहीं ना कहीं जानकारी मिलती है। द टेक्स्ट डिस्क्राइब्स द डिवाइन इंस्टीट्यूशन ऑफ द किंग। द किंग इज सीन एज ए रे ऑफ सन, मतलब कि सूर्य की किरणें माना गया था अकबर को, एटसेट्रा। यहाँ पर कहीं ना कहीं बताया जाता है आईने अकबरी में, जो कि लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा। तो नोबल्स की बात करें, दे आर लाइक फायर्स, वॉरियर्स, इंक्लूड द वकील, प्राइम मिनिस्टर। मतलब कि मेडिवल इंडिया में नोबल्स हुआ करते थे, असिस्टेंट्स हुआ करते थे। दे आर लाइक विंड, रेवेन्यू कलेक्टर। असिस्टेंट कौन थे? रेवेन्यू कलेक्टर, जिन्हें विजीर या फिर वजीर कहा जाता था, दीवान कहा जाता था, फाइनेंस को मैनेज करते थे। लाइक कंपेनियंस की बात करें तो दे आर लाइक वाटर, इंटेलेक्चुअल, जजेस, जिन्हें काजी कहा जाता था, फिलोसफर्स कहा जाता था। सर्वेंट्स की बात करें तो वो डिफरेंट ड्यूटीज को परफॉर्म करते थे, पर्सनल ड्यूटीज होती थी। जस्टिस की बात करें तो किंग अल्टीमेट जज हुआ करते थे, जैसे कि अकबर के शासन काल में जो अकबर कहेंगे वही होगा। इम्पार्शियल एंड व्यू द पिटिशनर एंड जज विद द सेम आइज, मतलब कि इम्पार्शियल हुआ करते थे राजा एटसेट्रा। यहाँ पर हमें मिडिल इंडिया में देखने को मिलता है। व्हाट काइंड ऑफ स्टेट इमर्जेस फ्रॉम अशोका धम्मा। अब अशोका के धम्मा के बाद कैसा समाज आया उसके बारे में चर्चा करनी है। बेसिकली मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बता देता हूँ, वैसे तो हमने धम्मा के बारे में भी चर्चा की है। तो देखिएगा, कलिंग वॉर हुई। कलिंग वॉर में क्या हुआ, 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोगों को बंधक बनाया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अशोका को एक गहरा झटका लगा। उस झटके के बाद क्या हुआ, अशोका ने अपने आप को बदल दिया इन द सेंस कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि कलिंग वॉर से पहले ही अशोका बुद्धिस्ट बन चुका था या फिर बुद्धिज्म को फॉलो करने लगे थे। बट बहुत से हिस्टोरियन मानते हैं कि कलिंगा वॉर के बाद ही अशोका ने बुद्धिज्म को अपनाया और उनका हृदय परिवर्तन हो गया। अब हृदय परिवर्तन हुआ तो धर्म में क्या था कि यहाँ पर दंड और धर्म दोनों साथ चलते थे, लेकिन यहाँ पर प्राकृत जो वर्ड है धम्म के लिए यहाँ पर इन्होंने यूज किया, यानी कि बुद्धिज्म में प्राकृत और पाली लैंग्वेज को ज्यादा यूज करवाया। तो यहाँ पर इन्होंने अपने रॉक एडिक्ट्स बनाए। गिरनार रॉक एडिक्ट्स है, देन कलसी रॉक एडिक्ट्स है जो कि हमें उत्तराखंड में मिलता है। गिरनार में बहुत सारे रॉक एडिक्ट्स है। देन रॉक पिलर्स है, माइनर एंड मेजर रॉक पिलर्स है। तो यहाँ पर हमें धम्म का प्रचार मिलता है। धम्म को प्रचारित करने के लिए धम्म महात्मा या फिर धम्म महामता
यहाँ पर अपॉइंट किया गया था अशोका के द्वारा। अब यहाँ पर क्या होता है कि अशोका का मानना था हमें पीसफुल लाइफ जीनी चाहिए, लोगों के प्रति आदर करना चाहिए, सभी धर्मों को एक साथ रहना चाहिए, लोगों मतलब कि रिलीजियस जो रिचुअल्स है उसमें कहीं ना कहीं हमें जो जानवर हैं उनकी बलि सेक्रीफाइस नहीं करनी चाहिए, और शांति का पाठ बेसिकली धम्मा के थ्रू अशोका ने दिया था। तो ये थी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। अब थर्ड यूनिट और लास्ट यूनिट है वर्ण और जाति पर चर्चा करनी है। अब वर्ण और जाति का मतलब क्या है, तो देखिएगा वर्ण का मतलब है एक ऐसी व्यवस्था, वर्ण बेसिकली माना गया है कि ब्रह्मा के अंग से निकले हैं ये। तो सबसे ऊपर ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है एंड फिर शूद्र है। तो वर्ण जो थे वो जाति से अलग थे, वर्ण जन्म आधारित नहीं थे। वर्ण जो थे वैदिक काल में वो कर्म आधारित थे, जिसका जैसा कार्य उसका ऐसा वर्ण। यानी कि कई स्टोरीज हमें मिलती है जिसमें एक डॉक्टर है, उनका बेटा शिक्षक है और उन्हीं का बेटा एक गार्ड है यानी कि क्षत्रिय है। तो यहाँ पर डिफरेंट हमें देखने को मिलता है वर्ण में। अब सिलेक्शन ऑफ जज, यानी कि जज कौन होंगे, ब्राह्मण्स होंगे। शूद्रा कौन होंगे, वो कहीं ना कहीं शूद्रा भी अपॉइंटेड एज ए जज। यहाँ पर वैदिक काल में हमें देखा गया है कि शूद्रा को भी जज अपॉइंट किया। मैंने कहा ना आपको कि कर्म के आधार पर यहाँ पर बताया गया है। इनइक्वालिटी इन पनिशमेंट, कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी देखी गई कि ब्राह्मण्स को कम पनिशमेंट और शूद्रा को ज्यादा पनिशमेंट, ये यहाँ पर कई हिस्टोरियन कहते हैं। अब अशोका की व्यू को देखें तो देखिएगा जाति के बारे में बताता हूँ। तो जाति जो है इंग्लिश में कास्ट कहते हैं। कास्ट वर्ड जो है कास्टा वर्ड से आया है। कास्टा का मतलब होता है ब्रीड, ठीक है। तो यहाँ पर जाति जो थी वो थोड़ी कठोर थी, थोड़ी नहीं बहुत कठोर थी, मतलब कुछ समय में जब मेडिवल इंडिया था तो यहाँ पर जाति जो थी कठोर थी। वर्ण जो थी वो व्यवस्था लचीली थी, यानी कि जन्म के आधार पर ना होकर के कर्म के आधार पर लोगों के जो मतलब कि कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर को तय किया जाता था, लेकिन जाति जन्म के आधार पर तय करने लग गई। तो यहाँ पर जाति थोड़ी कठोर थी एंड अशोका ने कहीं ना कहीं जाति से हटकर धम्म को प्रचार किया, धर्म मतलब कि धम्म का प्रचार किया, शांति का प्रचार किया एटसेट्रा। तो आप इस क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ लीजिएगा एंड अगली यूनिट जो है वो यहाँ पर समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा एंड हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।